3153rd episode of India's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ. Really want to thank Parik Brother Jewelers presenting राज की बात Women of the Year in association with Hakimi Paints, Hakimi Beautiful Homes. A big thank you to Hayat Couture by Nikki Rangunwala, one of the best fashion designers I know of Central India, who's representing Hayat Couture, the boutique, the name, the brand at the Lakme Fashion Week. Wishing her all the very best. And she has done some great work when it comes to designing clothing, garments for women. And she also has a store in Rajnagar called Hayat Boutique, which is very good for women. People should go and do a lot of shopping this Diwali. Also a big thank you to Ali Akbar Mehmoon's Energy Sense, जहाँ पर हम वो energies को समझकर अपने ज्ञान के आधारित आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप इश्यूज, प्रॉब्लम्स को हील करते हैं. एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, यू आर स्टक समवेयर, आई थिंक ही हैज द आंसर फॉर दैट. प्लीज कॉन्टैक्ट डॉक्टर अली अकबर मेमून फॉर दिस. मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज बीन इनटू द टीचिंग प्रोफेशन फॉर पास्ट 21 plus years. She is somebody who can make you smile, make you understand, make you giggle, because she has a lot of happiness inside her where she can talk about something happened in her life which changed her a bit, but then one thing is still there inside her, is seeing life from a new window. Please welcome my guest today, my Women of the Year. Please welcome Mrs. Pooja Nath. Pooja ma'am, good evening, नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में. गुड इवनिंग सर. कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर. आई कैन यूज वन वर्ड. यस, आई एम फैंटास्टिक एंड आई एम ग्रेट. यस, सुपर. सो बिहार की बिटिया, मतलब बिहार में जन्म हुआ, लेकिन दिल्ली में पूरा आपकी अपब्रिंगिंग हुई. सर बिहार में मेरे मम्मी पापा थे, वो लोग बिहार के थे. जन्म मेरा राजस्थान में हुआ है, जोधपुर में. जोधपुर में हुआ है. और पढ़ाई, एजुकेशन मेरा दिल्ली में हुआ, और शादी मेरी नागपुर में हुई है. तो दिल्ली से नागपुर जब आई, तब नागपुर कैसा लगा? मतलब ये कितने साल पुरानी बात हम कर रहे हैं? सर मैं आई थी 99. आई गॉट मैरिड इन 27 अप्रैल 99. जब मैं यहाँ पे आई तो दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, तो थोड़ा सा डिफरेंस लगा मुझे भाषा में. यहाँ पे इतना तब बहुत विकसित नहीं हुआ था ये शहर, तो जो मराठी भाषा है मुझे समझ में नहीं आती थी. हमारे दिल्ली में हम लोग हिंदी लैंग्वेज ही बोलते थे, तो वो लैंग्वेज ग्रास्प करने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती थी. स्पेशली जब आप सब्जी मार्केट जा रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, तो उनके जो वर्ड्स थे, कोथिंबीर, पता नहीं क्या क्या, वो मुझे बटाटा, आलू, तो वो लैंग्वेज का थोड़ा नहीं, बहुत डिफरेंस लगा मुझे जी. और ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गई. क्यों आ गई? कभी ऐसा लगा? सर पता था, शादी होके आई. मैम, टीचिंग में आपका एक अच्छा अनुभव रहा है. जी सर. हाउ हैज बीन लाइफ एज अ टीचर? सर जो टीचर की मेरी जर्नी है वो बहुत अच्छी रही है. मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं बाय चॉइस आई. मतलब किसी ने मुझे फोर्स किया है. जब मैं छोटी थी सर, मतलब मेरी जो स्कूल लाइफ की बात पड़े, तभी से मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था. अगर क्लास में किसी के मैथ समझ में नहीं आया तो सब लोग मुझे ही अप्रोच करते थे. अगर पता है कि सर ये क्वेश्चन पूछने वाले, मतलब हमारे टाइम में सर 2 प्रॉब्लम देख के रखते थे कि आपको सॉल्व करके आना है. और उस टाइम कोचिंग या ट्यूशन इतने नहीं होते थे. अगर आपने नहीं करके आए वो सब, तो आपको जाहिर सी बात है टीचर से डांट पड़ेगी. तो जो स्पेशली बॉयज जो रहते थे वो करके नहीं आते थे, तो मैं उनको सुबह आते बराबर मेरा काम था उनको वो समझाना. तो मुझे पढ़ाने का शौक बहुत पहले से था. जब यहाँ नागपुर में जब आपने सोचा कि आप टीचिंग प्रोफेशन में आएंगी, तो जब और टीचर्स की लाइफ जब देखी, या टीचर्स की लाइफ में टीचर्स की सैलरीज देखी, या टीचर्स के आउटकम्स जो टीचर्स को मिलते हैं, उसको जब आपने देखा, तो क्या मन में क्या आया? क्या अनुभव रहा है अब तक? सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी. ये सारी बातें आपने जो कही वो सही है, क्योंकि टीचर की सैलरी बहुत कम है जी. लेकिन एक करियर के साथ ना, एक लेडी के लिए उसकी फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है जी. तो मुझे ऐसा लगा. मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहूंगी. टीचिंग लाइन से पहले मैंने यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज में 3 महीने जॉब किया था. बट वो 3 महीने के दौरान मैंने देखा कि ना मैं कहीं अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट कर रही हूँ. मैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ. तो वो चीज
वो जॉब छूटी, कोई रीजन था कुछ और उसका, लेकिन जब टीचिंग प्रोफेशन में आई सर, तो मैंने ये जाना कि मैं इस प्रोफेशन के साथ अपनी जो गृहस्थी, अपनी फैमिली लाइफ है उसको अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दे सकती हूँ। तो इस प्रोफेशन में आने के लिए मुझे मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं प्रोफेशन मैंने चूज किया, क्योंकि मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, अपना करियर भी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए मेरी फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम टीचर्स की लाइफस्टाइल को भी देखते हैं तो इट हैज ये जो आपने बात कही, ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, ये कंफर्ट्स होते हैं कि एक टीचर के जो वर्किंग आवर्स है वो दिन में ही वो दोपहर को ही घर आ जाती है, दोपहर या शाम के बीच का जो समय है वो उसमें वो घर आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी तो उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसका काम तो कई बार रात के 1-1, 2-2 बजे तक भी खत्म नहीं होता है ना। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन एक मन को तसल्ली रहती कि हाँ मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, अगर उनको मेरी जरूरत है इस वक्त पे तो मैं वहाँ पे खड़ी हूँ उनके लिए। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। तो वर यू टीचिंग व्हेन यू कंसीव्ड योर फर्स्ट चाइल्ड? नहीं सर, मैं दिल्ली से हूँ, जैसे मैंने बताया आपको, शादी करके नागपुर आई, मेरी जॉइंट फैमिली थी और सबसे बड़ी बहू थी मैं यहाँ पे। तो शादी के 4 या 5 साल मैं पूरी कंप्लीट हाउसवाइफ थी। मैंने मेरा पहला बच्चा हुआ, उसके बाद दूसरी बेटी भी 1 साल के अंदर ही हुई, तो मैंने बच्चों को पहले KG2 में जाने दिया। जब वो KG2 में जाने लगे, मैंने आपको पहले कहा था कि बच्चे इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनको एक माँ का जो बोलते सपोर्ट वो चाहिए, तो वो मैं उससे उनको वंचित नहीं रखना चाहती थी। हालांकि उनकी दादाजी बहुत लोग थे बच्चों को देखने के लिए, लेकिन जब वो KG2 में आए तब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और फिर तब से आज तक उसमें ब्रेक नहीं लगा। तो वो थोड़ा टाइम पीरियड था जो मैं अपने फैमिली को देना चाहती थी। तो वक्त के साथ आप काम करती रही, परिवार आपका बड़ा होता रहा, बच्चे बड़े होते रहे, सब चीजें अच्छी चलती रही, फिर कुछ हुआ, फिर एक सेलिब्रेशन आया, 25th वेडिंग एनिवर्सरी, समथिंग व्हिच यू कैन नेवर फॉरगेट योर लाइफ। नहीं सर, मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मेरे बेटे और बेटी ने मिलके ये प्लान किया था। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है उस इवेंट में, क्या चीज़ें हैं, कैसा खाना है, कितने लोगों को इनवाइट करने, नथिंग। सिर्फ मुझे मेरे बेटे ने बताया था, मम्मी ये आपको डांस प्रिपेयर करना है, ये डैडी के साथ आपको, दादा के साथ डांस करना है, और ये हमारा इवेंट है, यहाँ आपको इतने बजे पहुंचना है। मेरे हस्बैंड उस वक्त रायपुर में थे, उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो रायपुर से 1 दिन पहले ही आए थे। जैसे अगर 27 को हमारी एनिवर्सरी थी तो उस 26 की नाइट को आए हैं यहाँ पे जी। और बस हमको इवेंट में पहुंचना था, वहाँ पे पार्लर मतलब आए थे हमको तैयार करने के लिए। बस हम तैयार हो गए, पहुंचे स्टेज पे, 8 o'clock का टाइम था, हम पहुंचे और सब अरेंजमेंट मतलब इट वाज ऑल डन बाय माय किड्स। तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी ध्रुव को, श्रुति को, कि इन्होंने इस मोमेंट को इतना मेमोरेबल बनाया है सर कि मैं ये कभी नहीं भूल सकती, और ये जो मेमोरी है ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब वो जो मोमेंट है मैं भूलने लायक नहीं है। फिर उसके बाद बहुत कम दिनों में कुछ ऐसा हो गया कि उसने पूजा नाथ के जीवन को पूरा बदल दिया। जी सर। जी, you lost your husband. यस सर, मेरे हस्बैंड के ये अक्टूबर मंथ से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। हालांकि उससे पहले कुछ हमें चीज़ें पता चल गई थी, तो पर ये नहीं था कि क्योरेबल नहीं है या ऐसा है। कैंसर पता चला था कि एक पार्ट में उनके कैंसर के सेल्स है, बट वो पार्ट रिमूव हो गया था उनकी बॉडी से। हमने पेट स्कैन भी कराया, उसमें भी कुछ नहीं निकला, मतलब इट वाज ऑल क्योर, कि कहीं कुछ नहीं था। लेकिन हमने एक डॉक्टर के कंसल्ट से उन्होंने ट्रीटमेंट बोला कि आप इम्यूनोथेरेपी आप ट्रीटमेंट करिए, अगर कैंसर सेल्स रहा भी तो आपको हार्म नहीं करेगा। मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए रेडी तो नहीं थे, फिर भी पापा उनके फादर चाहते थे, पर फादर की इच्छा रहेगी कि भाई मेरा जो औलाद है वो सही सलामत रहे। तो हमने वो ट्रीटमेंट किया, पर उस ट्रीटमेंट का नेगेटिव इफेक्ट आया उनकी बॉडी के ऊपर, और वो कैंसर के सेल्स जो हैं वो उनकी बॉडी में ग्रो कर गए। तो अक्टूबर से एडमिट हुए हॉस्पिटल में हम, और शायद वो मेरा हॉस्पिटल ही घर बन गया। जो अक्टूबर में एडमिट हुए हम लोग 2 महीने ही हॉस्पिटल में ही थे, उनके साथ ही में रही थी। उनकी कंडीशन दिन पर दिन बहुत वर्स्ट होती गई। इतना तो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, नहीं। एक टाइम था कि सिर्फ वो प्लेटलेट्स और ब्लड पे ही सर्वाइव कर रहे थे। 10,000 प्लेटलेट्स थे, उस पर सर्वाइव करना, और
मतलब बहुत मुश्किल सा दौर था। क्या बदला जीवन में? मतलब मैंने सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के, मतलब ना बच्चों की तरफ देख रही थी, ना मैं प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो ठीक हो जाए उनके लिए क्या कर सकती हूँ मैं, क्योंकि उनका पेन मुझसे देखा नहीं जाता था। उनको एक 24 घंटे किसी की सपोर्ट लगता था। उनको वॉशरूम लेके जाना है, उनको खिलाना है, उनके कपड़े बदलना है, मतलब हर चीज़ के लिए मतलब उन्हें कोई ना कोई चाहिए था, तो मैं उनके साथ ही रहती थी। अब वो जब नहीं रहे, उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या बदला? सर, एक औरत की ज़िंदगी में उसके हस्बैंड जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। वो जो लॉस तो है वो बहुत बड़ा लॉस है, वो चीज़ को कोई भी चीज़ फिल नहीं कर सकती है। जी। तो वो जो एक खालीपन सा आया है जीवन में, वो तो आया है नो डाउट, पर उस चीज़ को मैंने फेस किया है, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है मैंने। मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के 20 डेज बाद ही मैंने स्कूल अपना ज्वाइन किया। स्कूल में जब रहती हूँ तो मैं वो चीज़ों को उतना नहीं सोचती हूँ। मतलब अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, बच्चों के सामने जाना है, तो यू हैव टू स्माइल। आप अपना वो जो पेन है वो लेके आप नहीं पढ़ा सकते हो। तो वो उस चीज़ को फेस किया है, जो चैलेंजेस आए थे उससे बाहर आई हूँ। प्रिपेयर कैसे करती थी आप अपने आप को स्कूल जाने के लिए? कुछ एक- कभी प्रिपेयर किया नहीं होगा, लेकिन नहीं। उस दौरान तो कर रही होंगी। उस दौरान मैंने प्रिपेयर किया सर। सबसे बड़ी जो ताकत है ना, वो मेरे लिए बच्चे हैं, चाहे वो मेरे अपने बच्चे हों या मेरे स्कूल के बच्चे हों। मैंने टीचिंग इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि मुझे एक अर्निंग है, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन था और मुझे छोटे बच्चों से बहुत प्यार है। तो जब मैं उनके साथ रहती हूँ तो मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ, तो वो चीज़ का मुझे एहसास नहीं होता है। इनिशियली 1 हफ्ता मुझे थोड़ा सा लगा, क्योंकि वो जोन से आप बाहर नहीं आ पाते हैं, और जब आप इस इंसिडेंट के बाद स्कूल जाते हो तो सबके चेहरे पे एक ही सवाल कि आप कैसे हो, सुन के बहुत दुख लगा। तो जब ऐसे कोई पूछता है उसके बारे में, तो आप वही चीज़ दोबारा सोचते हैं, तो सारी चीज़ें वही रिकॉल होती हैं। तो वो चीज़ से बाहर आई, फेस किया मैंने, लोगों को जवाब भी दिए, पढ़ाया भी, और उस चीज़ से अभी मैं कम्प्लीटली तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ 80% मैं बाहर आ गई हूँ मैं। तो आगे मैं जो अपनी जर्नी है स्टार्ट की है फिर तो से। स्कूल में तो आप बिजी रहती हैं, बिल्कुल बिजी रहती हूँ। शाम को जब घर आती हैं? शाम को जब घर आती हूँ तो सर घर के थोड़े बहुत काम रहते ही हैं, और मैं एक हॉबी क्लास लगाई है अपने लिए, और एक ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, तो वो बिजी रहती हूँ। थोड़ा सा टाइम जैसे जैसे रात होती है, वो टाइम पे मुझे उनकी कमी थोड़ी महसूस होती है। उस टाइम में थोड़ी सी कोई स्टोरी सुन लिया मैंने, या कोई टीवी में कुछ अच्छी चीज़ आ रही हो इंस्पिरेशन, तो वो देख लेती हूँ, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बट सर वो लॉस तो कोई फुलफिल नहीं कर सकता, वो लॉस रहती है, और ज़्यादा कुछ रहता है तो मैंने ना अपने बेड के सामने उनकी फ़ोटो रखी हुई है, एक ड्राइंग रूम भी है, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो जब आप बात कर लेते हो तो आपको रोना भी आता है और आपको हंसना भी आता है, तो वो आपका टाइम पीरियड निकल जाता है। और आपके बच्चों में क्या फ़र्क आया? ध्रुव और श्रुति में क्या फ़र्क आया? सर उन दोनों में बहुत फ़र्क आया है। वो पहले क्या बोलूँ मैं, जैसे एक रहते कि वाइफ के सपोर्ट के लिए हस्बैंड है, तो बच्चे थोड़ा सा लीस्ट बॉदर हो जाते हैं कि नहीं पापा तो है, ये देख लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बोलते हैं, जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, आगे उन्हें क्या करना है वो समझ में आ गया है कि अब यहाँ से हम चांस नहीं ले सकते, पापा नहीं है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ होम, मेरा ध्यान रखते हैं। अगर मैं रोने वाले मूड में हूँ तो वो थोड़ा सी मस्ती मजाक करना, उससे मुझे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जी। तो वो है, उनमें रिस्पॉन्सिबल है। जब हम एक पर्टिकुलर ऐसे प्रोफेशन में रहते हैं जहाँ पर देयर आर सो मेनी आईज लुकिंग एट अस, एंड देन व्हेन वी गो थ्रू दिस काइंड ऑफ पेन, ये स्ट्रेंथ के लिए हम कहीं ना कहीं इसे मोटिवेशन देखते हैं। आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्या थॉट मोटिवेट करता है? सर मेरे फादर को मैंने 15 साल हो गए मेरे फादर को एक्सपायर हुए। मेरी मदर भी उस जोन से गुजरी है जी। तो मैंने मेरी मदर को भी देखा है इनिशियली, हालांकि मेरी शादी हो गई थी तो मैं उनके पास इतना नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा एक कॉल उनके पास ज़रूर जाता है। सबको मेरे घर में ये पता है कि मम्मी जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, तो ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा सर कि मैं सोने से पहले उनको कॉल नहीं करती कि आप कैसे हो, या जो उन्होंने उस चीज़ से वो भी बाहर आए हैं। तो वो एक मेरे लिए मोटिवेशन है कि जब कि हम उस चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते, वो भी अपना दिल लगा लेती है बच्चों में। हालांकि हम तो वर्किंग है तो हमारा टाइम इजीली पास हो जाता है, मम्मी तो वर्किंग नहीं है, तो हाउ शी इज़ मैनेजिंग द थिंग।
तो वो एक मोटिवेशन मिलता है कि उनको मैंने बहुत रोते हुए नहीं देखा है। इनिशियली तो होता होगा, नो डाउट, अगर वही चीज़ हमारे सामने वो बार बार लेंगे तो वो चीज़ से वो बाहर, हमारे सामने उन्हें कभी दुख जाहिर नहीं किया है, तो वो एक मोटिवेशन है मेरे लिए। और मेरे हस्बैंड की बातें जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मुझे नहीं पता सर, जब वो बीमार हुए तो उससे पहले ना, जब हम रात को सोते थे, कई बार ऐसा उन्होंने मुझसे पूछा ना, तुम पागल हो, तुमको ना कोई झेल नहीं सकता। अब सोचो अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुमको कौन झेलेगा, तुमको झेलना बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़ें मैं याद करती हूँ, रोना भी आता है कि मुझे नहीं पता था कि क्या बातें सच हो जाएंगी क्या। 2-3 बार, काफ़ी बार उन्होंने बोला कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगी, मैं नहीं रहूँगा तो तुम क्या करोगी। तो उनको बोलते हुए कि ऐसा मत बोलिए, लेकिन फिर बाद में वही सोचने लगी कि बात तो हो गई, अब क्या करूँ। लेकिन उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरा एजुकेशन दिल्ली से हुआ था, लेकिन नागपुर आने के बाद भी मैंने पढ़ाई की है, और उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे हस्बैंड को बहुत, दूसरे जो हस्बैंड होते हैं शायद उनको खुशी ना होगी कि उनकी वाइफ पढ़ाई कर रही है या घर नेगलेक्ट हो रहा है, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया है। और उनकी वजह से मैंने यहाँ पे एडिशनल BA इंग्लिश लिटरेचर में किया, B.Ed किया, रेगुलर M.Ed किया। तो उनको बहुत, और उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं PhD करूँ, हालांकि वो मैं नहीं कर पाऊँ। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि देख, कुछ मत करना, लेकिन PhD ज़रूर करना, तेरे डैडी का सपना था, वो चाहते थे कि मैं करूँ। अगर मैं कर लिया मैंने तो इट्स गुड, नहीं कर पाई तो यू हैव टू डू। तो वो एक है, उनकी बातें मुझे बोलते ना, वो नहीं है, लेकिन उनकी बातें एज ए मोटिवेशन मेरे साथ हमेशा है और हमेशा रहेंगी, क्योंकि उन्होंने किसी चीज़ के लिए मेरा हाथ पीछे नहीं खींचा है, हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहा है। क्या करना चाहती हैं आगे? क्या टीचिंग में ही रहना चाहती हैं, टीचिंग ही करना चाहती हैं, या फिर कुछ और भी सपने हैं, कुछ और चीज़ें हैं खुद के लिए, बच्चों के लिए? क्या करना चाहती हैं? तो मेरा सबसे बड़ा सपना, तो मैं करियर के लास्ट फेज में हूँ सर, 7-8 साल शायद जॉब कर पाऊँ, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएगा। तो मैं टीचिंग में ही रहना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे, मैंने आपको पहले ही बोला, बच्चों से मुझे बहुत स्ट्रेंथ, बच्चे मेरी स्ट्रेंथ भी है, मेरी वीकनेस भी है, चाहे वो मेरे बच्चे हों चाहे वो स्कूल के ही हों, तो मुझे वो अपनापन सा दिखता है। तो मैं भी प्रोफेशन को तो नहीं छोड़ूंगी आगे, क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया है कि आप पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके जो बेसिक्स रहते हैं उनको शायद समझ में आता है मुझसे। तो क्योंकि मैं स्कूल में हूँ तो ट्यूशन्स वगैरह नहीं ले सकती हूँ, बट अगर मैंने करियर अपना टीचिंग लाइन छोड़ी तो मैं कोचिंग देना चाहूँगी बहुत सारे बच्चों को, जहाँ बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, कैसे बेसिक से आप उसमें मूव करें आगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। और कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे किसी के लिए कभी मुझे कुछ करना पड़ा तो उसके लिए अगर अपॉर्चुनिटी आई तो मैं पीछे नहीं हटूंगी सर। कुछ समाज के लिए पक्का करना चाहूंगी मैं। अगर अपॉर्चुनिटी आती है या मुझे कुछ सर्च करूंगी जहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, मुझे दूसरों के लिए भी जीना है, वो एक मेरा सपना है। देखते आगे साकार कर पाती हूँ कि। मी टाइम मिलता है सर? पहले मिलता था सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी बहुत कम मी टाइम मिलता है। बस एक हॉबी क्लास लगाई है, वहाँ मैं थोड़ी सी खुश हो जाती हूँ, बस वही एक मेरा मी टाइम है समझ लीजिए, या बच्चों के साथ मैं चली गई बाहर, मस्ती कर लिया, वो छोटा सा मी टाइम है। ओके। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं ऑन द लाइंस ऑफ लाइफ, है ना, अपार्ट फ्रॉम कुछ चीज़ें जो आपके अंदर हैं जो वक्त लेंगी अपना सॉर्ट होने में शायद, या कभी सॉर्ट होंगी भी नहीं, लेकिन वो वैसी अच्छी हैं, उनको शायद वैसे आप जिएंगे तो और लाइफ और अच्छी होगी आपकी, और आप अपने आप को पुश कर पाएंगे। लेकिन अपने दोनों बच्चों को जब देखती हैं तो नाथ सर जैसा कौन है दोनों में से? और दोनों बच्चों में मैं कंपेयर नहीं कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं पूछना ज़रूर चाहता हूँ कि किसकी चिंता आपको ज़्यादा लगती है? सर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि नाथ सर जैसा कौन है। सर उनकी बेटी उनके ऊपर गई है पूरी डिट्टो। हमने कंपेयर भी किया और मेरे बेटे ने यंगस्टर की फोटो लेके आए, बोले मम्मी चलो फोटो श्रुति की और उनकी रखते, तो सेम टू सेम लग रहे थे दोनों, सिर्फ एक मेल और फीमेल का फर्क था। तो वो पूरे गुण बेटी जो मेरी डॉटर उनके फादर के आए हैं। मेरे जो हस्बैंड थे बहुत अच्छे क्या स्पीकर थे, तो शी हैज दैट स्किल, बहुत स्पॉन्टेनियस, मतलब जैसा वो आपको भी टॉपिक देंगे बोलने के लिए तो शी इज दैट काइंड की बोल लेती है।
लिखते मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा थे, तो लिखते भी बहुत अच्छा है। उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छी थी, तो सारे गुण मैं बोलूँगी ना जो फादर के, वो सारे अब उनकी मेरी डॉटर में ट्रांसफॉर्म हो गए। हम्म और मेरे हस्बैंड बहुत प्यार भी करते थे अपनी बेटी को। मतलब अगर उसने कुछ गलती की है तो वो उसकी डांट जो पड़ेगी या तो मेरे बेटे को पड़ेगी या तो मुझे, उसको नहीं डांट पिटेगी। तो वो प्यार मैंने देखा है। और उनके जाने के बाद भी मैंने, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो इतना प्यार करते। एक होता है ना हस्बैंड की, एक बाप का जो प्यार होता है बेटी के लिए, कि वो उनके जाने के बाद भी मुझे एहसास हुआ है। कुछ एक ऐसा था जो अपनी बेटी के लिए करके गए, वो मुझे पता भी नहीं था। तो जब वो मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो सच में उनको एक बोलते हैं ना अटैचमेंट है या चिंता है। तो उनके जाने के बाद मुझे पता चला, उस चीज़ के लिए बहुत खुश थी। और मेरा बेटा बोलता, मम्मी देखो दादा जो है ना श्रुति से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो चीज़, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि वो जो लव है फैमिली को लेके बहुत, मतलब बहुत प्यार बोलते अपनापन होता है। हालांकि वो बहुत कम टाइम दे पाते थे, इंश्योरेंस सेक्टर में थे सर। अगर नागपुर में अगर बात करेंगे तो मनीष नाथ को आधे से ज़्यादा लोग जानते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। वो भी उनके वर्क की वजह से बहुत टैलेंटेड थे, बहुत डेडिकेटेड थे अपने जॉब को लेके। फैमिली को कम टाइम देते थे, लेकिन जो भी टाइम दिया है बहुत हमने इंजॉय किया है, क्वालिटी टाइम दिया है। और सबके लिए कंसर्न थे, अपने फादर के लिए, मदर के, ब्रदर। ऐसा नहीं कि तुम नहीं हो हमारे फैमिली का हिस्सा, कहीं भी जाओ ना पूरी फैमिली साथ चाहिए उनको। तो वैसे इंसान थे। मैम ये मुझे ऐसा लगता है आपके पास अगर कोई आकर सिर्फ ये नाम ले मनीष नाथ, तो आपके पास शायद अनलिमिटेड चीज़ें हैं बताने के लिए। और वो सब बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी भूमिका को देख रहे हैं कि आप किस तरह से अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं, किस तरह से उन्हें मोटिवेट और इंस्पायर करती हैं, और किस तरह से आप दूसरों के बच्चों को भी हेल्प आउट करके उन्हें भी इंस्पायर कर रही हैं। As a profession of a teacher, I am so sure that you're doing some great work at DPS Lava, and I congratulate you for that कि आप एक अच्छी टीचर साबित हो रही हैं अपने बच्चों के सामने में और वो स्टूडेंट्स के सामने में। आई एम श्योर आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी तरक्की मिलने वाली है। लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि व्हाट्स योर कोट ऑफ लाइफ, समथिंग विच यू बिलीव इन, क्या थॉट रखती हैं? सर एक कोट बोलूँगी, लाइफ इज लाइक एन ईगो विच कम्स बैक टू यू, सो गिव द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम टू यू। ये कोट मुझे बहुत ये हमेशा से ध्यान में रहा है, ये मुझे रट गया, ये मेरे जहन में बैठा हुआ है कि अगर आप अच्छा करोगे, मैं जानती हूँ बुरा फेस आता है, हम सोचते भी कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, लेकिन अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा आपके पास आएगा ही। और ये मैं अपने बच्चों को भी सीख देती हूँ, कभी कोई गलत काम मत करो, अच्छा करो ताकि इन रिटर्न आपको अच्छा ही मिले। और कहीं ना कहीं वो किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर वाले को दिखता है, तो वो आपके लिए इतना बेदर्द नहीं है कि कुछ गलत सोचेगा या कुछ करेगा। अगर हमारी लाइफ में जो भी होता है शायद उसके पीछे कुछ रीज़न होता है या हमारे अच्छे के लिए ही होता है वो। मैम मैं जब मुझे पता चला कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो ये इंटरव्यू मेरे कुछ इंटरव्यूज़ में से एक बड़ा चैलेंजिंग इंटरव्यू रहा है मेरे लिए। और कई सवाल दिमाग में आए क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग जानते हैं कि राज की बात एक अनस्क्रिप्टेड शो है, अनफिल्टर्ड शो है और लाइव शो है, तो हम इसमें कुछ भी कट शॉट नहीं कर सकते। और जो कई सारे से सवाल थे मैम जो दिमाग तक आ रहे थे लेकिन ज़बान तक नहीं। और अच्छा हुआ मैंने नहीं पूछा, नहीं तो आज वो मतलब मेरी पत्नी जिसने मुझे वुमेन ऑफ द ईयर ये शो बनाने में सपोर्ट किया, वो आज मुझे पीट दी थी क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। वो आप अपने आप वो आपको कहीं ना कहीं अपना वो इंस्पायर होती है आपसे और अपना इंस्पिरेशन मानती है आपको। फॉर मी ऑल्सो मैम यू आर एन इंस्पिरेशन, यू आर अ ट्रू आइडल। आई थिंक हम उन्हें आइडल बनाते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं जो हिस्ट्री की किताबों में है, लेकिन जीते जागते लोगों से हम कम इंस्पायर होते हैं, जबकि होना चाहिए। आप एक बहुत संघर्षपूर्ण जीवन से गुजरी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये संघर्ष भी आपको जीवन के कुछ नए आयाम सिखा रहा होगा या सिखा चुका होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरह से जिस प्रोफेशन में हैं
वो नॉलेज को प्रिजर्व करना है नहीं, लेकिन नॉलेज को आगे बढ़ाना भी है। उम्मीद है कि ये ज्ञान आप उन सब तक पहुंचाएं जो इस ज्ञान से कहीं ना कहीं इंस्पायर और मोटिवेट हो। आप ने शो पर आप आई, आपने हमसे बात की, आपने हमें वो महसूस करवाया जो शायद वो स्ट्रेंथ देगा, वो थॉट स्ट्रेंथ देगा। आप ऐसी स्ट्रांग रहें हमेशा, आप ऐसे ही पढ़ाती रहें हमेशा। आप ऐसे ही जब भी मौका मिले गोरेवाड़ा जंगल के पास जाके थोड़ा सा डांस वांस कर लें। जो आपके मस्ती मोमेंट्स है वो आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय करें। आपके अंदर के मनीष नाथ हमेशा रहें, आपके अंदर के मनीष नाथ आपको रोज़ सुबह जगाएं और आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, और आपको आपके कानों में ये लाइन हमेशा गूंजती रहे कि पूजा, तुम्हें मेरे अलावा और कोई झेल नहीं पाएगा। और ये उस दिन तक ये बात आप अपने अज्यूम करती रहे जिस दिन आप ऊपर शायद जब भी ईश्वर का बुलावा आपको आए और आप जाए तो वो आपका वहाँ पे स्वागत करते रहे, और जब आप उनसे मिले तो आपको और अच्छा लगे। आप इस शो पर आए, आपने अपना वक्त दिया, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे शो में इनवाइट किया, आज मैं बहुत खुश हूँ सर, और शायद मैं जो हैप्पीनेस है वो पूरे दिन कैरी करूंगी। दिन तो बीत गया, शाम और रात तक कैरी करूंगी। मैं तो चाहता हूँ कि आप हफ्ते और सालों तक ये कैरी करें, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, यादें कभी मिटती नहीं है, वो तो हमारे दिल और दिमाग में रहती है। कीप इंस्पायरिंग अस मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पूजा नाथ मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। जब छोटा था तब स्कूल से जब घर आता था तब घर पे आके जब अपने ग्रैंडफादर से कई बार स्कूल के दिनचर्या के बारे में बताता था तो मेरे ग्रैंडफादर मुझे बहुत सारी ऐसी ज्ञान की बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो कई बार मैं याद रख लेता था। तो एक दिन मैं जब घर आया तो दिस वाज 7th स्टैंडर्ड, आई स्टिल रिमेंबर। आई केम होम एंड माय ग्रैंडफादर सेड कि आज मैंने एक टीवी पे ऐड देखा और वो मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा तूने देखना चाहिए। और उसमें ना एक अपने आप में पूरी की पूरी एक कविता है, वो एडवर्टीजमेंट नहीं, एक कविता है, पेन का एडवर्टीजमेंट है। रोटोमैक कंपनी का पेन था, उसका ऐड है, और वो ऐड तूने देखना चाहिए, तो वो जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। ये मुझे काम आया। जब मैंने वो ऐड देखा तो वो पहली बार ऐसा हुआ था कि एक पेन को बेचने के लिए एक लिरिसिस्ट को हायर किया गया, और वो लिरिसिस्ट से कहा गया कि आप इसके ऐड में ना ही सिर्फ लिखें बट अपनी आवाज भी दें, और उस ऐड में आप खुद भी आए। तो ये पहली बात है, इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन इन दी एडवर्टाइजिंग फील्ड। अब वो पूरी की पूरी कविता लिखी गई, जावेद अख्तर साहब ने पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट लिखी, और वो पेन का नाम था रोटोमैक फाइटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कई सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं या लिखी जाती हैं और पता नहीं होता उनको कि किसके लिए लिख रहे हैं, है ना? लिखते हैं ये सोच के कि किसी ना किसी पे तो अप्लाई होगा, लेकिन वो कविता जो है वो पूजा नाथ के लिए लिखी गई थी। अब वो कविता क्या है ये मुझे ऐसा लगता है कि जानना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कविता जो है वो इस तरह से लिखी गई है कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि एक फाइटर हमेशा जीतता है। उम्मीद है ये इंटरव्यू ना ही सिर्फ आपको पूजा नाथ की कहानी सुनने में और इंस्पायर करने में सपोर्ट करे, लेकिन आपको ये भी कहीं ना कहीं महसूस करवाए कि अगर आप जीवन में वक्त के साथ लड़ना जानते हैं तो वक्त भी जानता है कि आप उससे जीतेंगे। ये याद रखिए। एक होता है आपका प्लान, है ना? एक होता है आपके इंश्योरेंस वाले का प्लान जो होता है टर्म प्लान प्रॉब्ली, है ना? एक होता है गॉड्स प्लान। गॉड्स प्लान को तो आप मिटा ही नहीं सकते, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। उसने कुछ सोचा है तो कुछ सोच के ही सोचा है। तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो शायद उसके मन का है, आपके मन का नहीं है, चल जाएगा। उसके मन का हो रहा है तो कुछ अच्छा हो रहा है, ये आप याद रखिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक ऐसी बिटिया है जो अपने ज्ञान से लोगों को इंस्पायर करती है, अपने संज्ञान से लोगों को मदद करती है, अपने थॉट प्रोसेस से लोगों को कहीं ना कहीं लाइफ में पुश करती है, और अपने काम के माध्यम से अपने अंदर के मनीष को हमेशा जगाती रहती है, अगर आपकी बिटिया भी ऐसा कुछ कर रही है तो समझिए वो पूजा नाथ बन रही है। हर घर में एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसी पूजा होना
ज़रूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।